उस समय के हॉस्टल के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे उस समय अपने साथ रखा, कभी परिवार की याद नहीं आने दी। मैं कहता हूँ कि जीवन में हर बच्चे को मैडम 1 साल हॉस्टल में जरूर रहना चाहिए। और स्टूडेंट भी यही जानना चाहते हैं कि आपकी एस्पिरेंट जर्नी, जो एक अभ्यर्थी वाली जो जर्नी थी, वो कैसी रही? 4 में से केवल 3 अटेम्प्ट की। चौथा अटेम्प्ट इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, क्रिटिकल कंडीशन थी। मैंने वहीं दिल्ली से ही अपना होमवर्क शुरू किया और करियर की शुरुआत मैंने 9 से ही करी। दिल्ली में वहाँ पर हजारों की भीड़, उसमें हम भी थे। मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरा दोस्त था इलियास खान कराना, उस इलियास को मैंने कहा, यार इलियास, सफलता मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हम यहाँ से खाली लौट कर नहीं गए। मैं कहता हूँ कभी भी विद्यार्थी को हार नहीं माननी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी ईमानदारी से अपनी कोचिंग करता है, अपनी सेल्फ स्टडी करता है, तो ये सरस्वती माँ है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी पल में आपको ऊंचा उठाने में ये तैयारी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आज मेरे जैसे हजारों लोग जो आईएएस में सफल नहीं हो पाए और आज असफल है, उन्होंने जीवन के अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। और राजेश ने मुझे फोन किया कि सर आपकी मेहनत से हो। मैंने कहा राजेश क्या बात है? सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैडम उस समय मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उछल गया। लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। वो तो सिलेक्शन नहीं होता है। उस परिस्थिति से बाहर निकाल करके और अपने आप को स्थापित करना किसी आईएएस बनने से कम है। और ये सफलता का एक मूल मंत्र है। और ये प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उससे क्या होगा कि प्री एग्जाम, जिसका नाम ही छंटनी परीक्षा है, तो वो तमाम मैटर अपने आप ही छंट जाएगा जो आपको नहीं पढ़ना है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष के पॉडकास्ट सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हमारे साथ एक प्रमुख पर्सनालिटी बैठी हैं, जो कि राजस्थान के खान सर के रूप में हमारे भारतीय इतिहास के एक बड़ी फैकल्टी, आपने नाम सुना ही होगा दौलत खान सर का। दौलत खान सर आज हमारे साथ, हमारे बीचों बीच हैं और यह पल मेरे लिए एक गौरव का पल है, क्योंकि मैं सर की एक बहुत पुरानी स्टूडेंट रही हूँ। तो सर, आपका स्वागत है आरएस उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट्स आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैम मैं आपका और उत्कर्ष का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। हम डेली आते हैं, लेकिन आज चूंकि एक अलग दिन है जिसमें आज आप मेरे जीवन के बारे में पूछने वाले हैं, मेरे सफलताओं के बारे में, असफलताओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो उससे विद्यार्थियों को निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरा पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ताकि इस धुरंधर सीरीज के अंदर हम विद्यार्थियों को कुछ नया दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर थैंक यू। और धुरंधर के रूप में आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब तैयारी के दौरान बात होती है भारतीय इतिहास की, तो सर का यानी दौलत खान सर का नाम ही काफी है। तो सर, एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ और बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सर, आपके बचपन से, आपके गांव, आपके परिवार और आपके बचपन को लेकर बताइए सर स्टूडेंट्स। मेरा बचपन भी जैसे एक आम विद्यार्थी का बचपन है, ठीक वैसे रहा। मैं राजस्थान की डीडवाना कुचामन जिला जो नया गठित हुआ है, उसकी मोलासर पंचायत का एक छोटा सा गांव है सुदरासन, उस गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी मरहूम हाजी भाईजी मुकारब खां राजस्थान पुलिस की एक अजीम शख्सियत थे। वो मात्र एक पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने राजस्थान में बहुत नाम किया। उनका शुरू से सपना था कि मैं भारतीय सिविल सेवा में जाऊं और उनका नाम रोशन करूं, और मैंने उस क्षेत्र में काफी हद तक बहुत अच्छे प्रयास भी किए। तो मैडम, आपने कहा परिवार के बारे में, तो मेरा एक आम विद्यार्थी की तरह एक सामान्य परिवार से आता हूं। मेरी माताजी आज भी सुदरासन गांव में रहती है। मेरे एक बड़े भाई साहब है मोहम्मद इकबाल खान, वो गांव में रहते हैं। हम 2 भाई जो है मिलजुल कर गांव में रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि जमीन के साथ में जुड़े रहें, गांव के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जिस गांव से हम निकले हैं उस गांव का नाम रोशन करें, उस समाज का नाम रोशन करें। ये दिल में इच्छाएं हर वक्त रहती है। बहुत बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही, ये इस तरह की बात आपने बताई कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बात पूछना चाहती हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही? आपका एक विद्यार्थी के रूप में स्कूल में, कॉलेज में आप किस तरह के विद्यार्थी रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम। चूंकि मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में थे
और पुलिस में लगातार ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो चूंकि लंबी समय तक उनकी पोस्टिंग मैडम जो है वो मकराना पुलिस थाने में रही, तो मैं मेरी पहले से लेकर लगभग 5वीं तक की परीक्षा जो है, जो स्कूलिंग जो है वो मकराना में हुई। उसके बाद मैडम लाडनू के अंदर हुई। लाडनू से फिर खुनकुना एक जगह है, गिरवना पंचायत, गिरवना जिले के अंदर ही खुनकुना, वहां पर हुई। और फिर मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए जो है वो स्पेशली जयपुर में टैगोर पब्लिक स्कूल में भेजा, शास्त्री नगर के अंदर, जहां मैं 8 से लेकर 12 तक रहा। और उसके बाद 12th वहां से करने के बाद वो मेरे जीवन के बहुत अजीम पल थे मैडम, जहां मैं हॉस्टल में रहा। और हॉस्टल में हर जाति समुदाय वर्ग का व्यक्ति होता है, हर क्षेत्र का व्यक्ति होता है। तो एक सर्व सांस्कृतिक समाज के अंदर, एक बहुसांस्कृतिक समाज में किस प्रकार से रहा जाता है मैडम, ये मैंने वहां हॉस्टल लाइफ में सीखा। और मैं हमारे आदरणीय वार्डन साहब थे जवाहर सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उस समय के हॉस्टल के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे उस समय अपने साथ रखा, कभी परिवार की याद नहीं आने दी। मैं कहता हूं कि जीवन में हर बच्चे को मैडम 1 साल हॉस्टल में जरूर रहना चाहिए। फिर वहां से हम निकले और महाराजा कॉलेज में आए, और महाराजा कॉलेज, सामने महारानी कॉलेज, और उसका गोखले हॉस्टल के वो जो जीवन के वो पल थे वो बहुत सुंदर थे। मैंने महाराजा कॉलेज के अंदर बीएससी या मैथमेटिक्स के साथ में, और फिर वहां से पढ़ने के लिए मैडम हम चले गए दिल्ली। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं सच में सर ये आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से सर के पीछे पीछे ही थी मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ बहुत पुरानी, तो सर महाराजा कॉलेज से और मैं सर आपके पीछे पीछे ही महारानी कॉलेज में थी। तो ये पल मेरे लिए सच में सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, और स्टूडेंट भी यही जानना चाहते हैं, कि आपकी एस्पिरेंट जर्नी, जो एक अभ्यर्थी वाली जो जर्नी थी, वो कैसी रही और किस तरह की चुनौतियों का सामना किया? मैडम एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि कॉलेज के बाद मैंने एमए हिस्ट्री से किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुझे आईएएस बनना है तो दिल्ली जा, क्योंकि वो पुलिस में कांस्टेबल थे। उन्होंने एसपी और कलेक्टर को बहुत नजदीक से देखा था कि यार क्या जीवन होता है कलेक्टर का और एसपी का, तो बेटा तुझे बनना है तो तुझे कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है। मैडम हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में वहां पर हजारों की भीड़, उसमें हम भी थे। मैंने अपने दोस्त से कहा, मेरा दोस्त था इलियास खान मकराना का, उस इलियास को मैंने कहा यार इलियास, सफलता मिले चाहे न मिले, लेकिन हम यहां से खाली लौट कर नहीं जाएंगे, बैक टू पेविलियन नहीं जाएंगे, यहां से कुछ करेंगे। मैडम हमने बहुत शानदार तैयारी की, जैसे एक आम विद्यार्थी कोचिंग करता है वैसे हमने भी कोचिंग की, सेल्फ स्टडी की, द हिंदू पेपर पढ़ा, रात दिन मेहनत, रेडियो से बीबीसी समाचार सुनना, प्री एग्जाम देना, फिर प्री एग्जाम के बाद में उसका रिजल्ट का इंतजार करना, फिर मेंस देना, फिर इंटरव्यू की तैयारी करना। ये हमारे दोस्तों के साथ ये लगातार चलते रहे। लेकिन मैडम मैंने 4 में से केवल 3 अटेम्प्ट दिए। चौथा अटेम्प्ट इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, क्रिटिकल कंडीशन थी। मैंने वहीं दिल्ली से ही अपना होमवर्क शुरू किया और कैरियर की शुरुआत मैंने नोट्स लिख करके की। और मैंने 20 रुपए की एक बुकलेट निकाली मैडम, मेरे पास में 500 रुपीज नहीं थे उस समय। मतलब आप देखो कि कहां से कहां पहुंच गए। तैयारी करते करते विद्यार्थी किन किन आर्थिक चुनौतियों का सामना करता पड़ता है, वो उन आर्थिक चुनौतियों का सामना मैंने भी किया। फिर मेरे एक दोस्त है राकेश कुलड़िया, मैंने उनसे मात्र 500 रुपये उधार लिए, जो आज गुरु कृपा के मालिक है, जो अभी नई स्कूल भी उन्होंने स्टैब्लिश की है, उनसे मैंने पैसे लिए। उन 500 रुपए की बुकलेट को करा के फोटोकॉपी करवाई। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो 20 रुपए की बुकलेट थी मैडम, वो 80,000 बुकलेट्स फोटोकॉपी हो गई और मार्केट के अंदर छा गई। और हमें पता ही नहीं लगा कि ये मतलब एक आम दौलत जो था वो कब दौलत खान बन गया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और मैडम एक क्षण और आया कि जब मुझे गुजरात गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेट गेस्ट के रूप में वहां पढ़ाने के लिए बुलाया अहमदाबाद के अंदर। ये पल भी मेरे लिए बड़ा वो था जब 2008 में पहली बार मैंने सरदार पटेल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिशन में आईएएस के एक बैच को लेकर के मैंने वहां अहमदाबाद गुजरात के अंदर अपनी शुरुआत की थी मैडम। अच्छा सर, यानी कि आप गुजरात भी गए थे और वहां पे भी आपने पढ़ाया? यस मैडम। मतलब कब पढ़ाते पढ़ाते एक विद्यार्थी से कब टीचर बन गया, ये मुझे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब जब पीछे मुड़ के सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि वो आर्थिक चुनौतियां, वो जीवन का वो क्षण जिसमें हम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थे, वो निश्चित रूप से हर विद्यार्थी के आने चाहिए, क्योंकि वो जो चैलेंजेस होते हैं मैडम, वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सर। और जैसा आपने बताया कि आपने चौथा अटेम्प्ट परिवार को प्रायोरिटी देते हुए और उस परिस्थिति को प्रायोरिटी देते हुए मैंने छोड़ दिया मैडम। छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी। और अब तो सर मतलब
ये कहने की बात है कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं और कई बार हार मान ही लेते हैं और आपको पता नहीं चला आप किन चुनौतियों से ऊपर आए हैं। यस मैडम। और मैडम मैं कहता हूँ कभी भी विद्यार्थी को हार नहीं माननी चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी ईमानदारी से अपनी कोचिंग करता है, अपनी सेल्फ स्टडी करता है, तो ये सरस्वती माँ है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी पल में आपको ऊंचा उठाने में ये तैयारी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आज मेरे जैसे हजारों लोग जो आईएएस में सफल नहीं हो पाए और आज असफल है, उन्होंने जीवन के अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। मैडम पूरी कोचिंग इंडस्ट्री आप देखोगे तो उसमें जितने भी सफल लोग हैं वो किसी जमाने के असफल लोग हैं। बिल्कुल लेकिन उन्होंने असफलता को असफलता के रूप में नहीं लिया, बल्कि असफलता को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कहा कि मुझे करना है, और उन्होंने करके दिखाया मैडम। बिल्कुल सर उसी में से एक मैं भी हूँ। बिल्कुल सर। आप ये बताइए सर कि आपकी लाइफ में एक ऐसा क्षण आया होगा जब आपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस किया होगा। काफी लड़े हैं आप, जैसे आप बता रहे हैं, सुन के ही ऐसा लग रहा है। और किस तरह से आपने मैडम यहाँ तक आए हैं। तो 2007 में मैंने प्रॉपर वैधानिक तरीके से जो होता है ना, लीगल तरीके से कोचिंग स्टार्ट की दिल्ली के अंदर। उससे पहले मैंने नोट्स, किताब ये सब निकाल दिया था। मैं कहीं और कोचिंग में पढ़ाता था। मैंने अपनी खुद की कोचिंग की स्टार्टिंग की। मेरे पास करीब 30-35 बच्चों का बेस बन चुका था। लेकिन कुछ लोग मेरे पे टिप्पणी करते थे कि यार खुद का सिलेक्शन तो हुआ नहीं और दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ये अंदर से एक मतलब झटका देने वाली बात थी। अच्छा मैडम एक चीज और, मैं राजस्थान का पहला आदमी था जिसने कोचिंग वहां खोला। दिल्ली में अधिकांश कोचिंग जो हमारे साथियों के हैं, हमारे दोस्तों के हैं, वो बिहार से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं। राजस्थान का उस समय कोई नहीं था दिल्ली मुखर्जी नगर के। जी जी। मैंने एक स्टार्टिंग की, लेकिन लोग भाई साहब ये तो हर शब्द के आगे अण लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। अरे यार इनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे सिलेक्शन देंगे। मैडम आपने कहा कि आपके जीवन का सबसे पहले गौरवमय क्षण कौन सा था जिसको गौरवमय कह सकते हो। तो मैडम मैं कहना चाहूंगा, मेरा एक विद्यार्थी था राजेश कुमार। 2008 का रिजल्ट आया यूपीएससी का, आईएएस का, और राजेश ने मुझे फोन किया कि सर आपकी मेहनत सफल हुई है। मैंने कहा राजेश क्या बात है। सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैडम उस समय मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उछल गया कि ये जीवन का मेरा सबसे बड़ा क्षण था। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है मैडम कि आज जब हम इस पॉडकास्ट को जयपुर की धरती पे कर रहे हैं, तो वही राजेश आज की तारीख में जयपुर में इनकम टैक्स ऑफिस में जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। और आज हम बहुत अच्छे दोस्त के रूप में भी हैं। तो वो पल मुझे आज भी आता है। राजेश और हम दोनों बात भी करते हैं कि किस प्रकार से मेरी मेहनत, उसकी लगातार दृढ़ निश्चयता से कैसे वो आईएएस अधिकारी बना। उसकी बात तो मतलब कई विद्यार्थी बन गए, लेकिन उस पहले विद्यार्थी का बनना मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण था। बिल्कुल सर, ऐसे ही नहीं कहते कि सरस्वती माँ किसी का उधार नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल। समय लग सकता है, लेकिन सर के हालातों को देखते हुए जिस तरह से सर धीरे धीरे आगे बढ़े, और सर आपका ये जो गौरवमय क्षण है वाकई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगा। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अपनी परिस्थितियों से धीरे धीरे आगे बढ़े और आपने इस सफलता वाले क्षण को महसूस किया, तो आपके जीवन में सर एक ऐसा क्षण भी आया होगा असफलता वाला जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा होगा और उससे निकलना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। तो सर वो जर्नी भी स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे। मैडम क्या होता है कि कई बार हम तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे हमने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, घर वालों की तरफ से पैसे आ रहे हैं, हम आराम से तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, आराम से एक टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो। अब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आपके पास में आ गया कि तैयारी भी आपको करनी है। भाईजी बीमार है, भाईजी आईसीयू के अंदर है, आपके पास पैसा अब नहीं आएगा, आपको आर्थिक चुनौती का सामना भी करना है। तो मैडम फिर रात को बैठे बैठे नोट्स बनाना, उन नोट्स को जाके मार्केट में बेचना, साथ साथ में तैयारी भी करना, वो पल था जब दौलत जो है वो विद्यार्थी से एक टीचर बनने का प्रयास कर रहा था, इसलिए ताकि घर को उन पारिवारिक चुनौतियों से बाहर निकाल सके, उन आर्थिक चुनौतियों खुद सामना कर सके। और उस समय तक मैडम मेरी शादी भी हो चुकी थी। जी सर। तो शादी होने के बाद में क्या होता है, आदमी की सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती। बिल्कुल सर। तो सामाजिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, परिवार में पिताजी का बीमार होना, पिताजी का अपना एक अच्छा नाम रहा हो, आपके लिए उन्होंने सपना देखा हो,
उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कोचिंग में जगह बनानी है, जगह भी दिल्ली जैसे मार्केट में बनाना है। दिल्ली में एक से एक धुरंधर टीचर बैठे हुए हैं, उनमें आप अपनी जगह बनाते हो, एक असफलता से गुजरकर सफल व्यक्ति की तरफ जाते हो, तो मैं मानता हूँ मैडम ये भी किसी सफलता से कम नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से ये दौलत खान सर नाम यूं ही नहीं बना, कितनी परीक्षा पग पग इनकी परीक्षा ली गई है। बिल्कुल सर, इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप बता रहे हैं। हाँ, सफलताओं को पार करते हुए धीरे धीरे ये नाम बनाया है सर ने। मैडम एक बात और बताना चाहूंगा, ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी उन हजारों विद्यार्थियों की है जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं, और सबका सिलेक्शन नहीं होता है मैडम। बिल्कुल सर, कई लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। वो तो सिलेक्शन नहीं होता है, उस परिस्थिति से बाहर निकाल करके और अपने आप को स्थापित करना किसी आईएएस बनने से कम नहीं होता है। नहीं होता सर, ये चुनौतीपूर्ण जीवन के साथ में खुद को आगे बढ़ाना बिल्कुल ये बहुत टफ चीज है। बिल्कुल मैडम। तो सर, जिस तरह से आप बात बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव जीवन में बहुत देखे हैं आपने, बहुत परिस्थितियां इस तरह की रही कि आपके अनुकूल नहीं रही एक तरह से, तो इन अनुभवों ने आपको क्या सिखाया, या आने वाले भविष्य में अब आप आने वाले भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं? मैडम हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, और मैं अक्सर विद्यार्थियों को ये बात क्लास में भी कहता हूँ कि जीवन के किसी भी उम्र में आप हो, इसी क्षण में भी आप हो, कभी भी आपको निराश नहीं होना है, बल्कि ऊपर वाले पे हमें विश्वास करना है। और कहते हैं ना कि हमें विश्वास 3 प्रकार का होना चाहिए, एक तो अपने आप पर होना चाहिए, एक अपनों पे होना चाहिए, और एक परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। वो जो करेगा वो बेस्ट करेगा। और मैडम मेरी भी इच्छा है कि 21वीं शताब्दी के जब टीचर्स की गिनती हो, तो मेरी भी गिनती बेहतरीन फैकल्टी के रूप में हो, हिस्ट्री के एक्सपर्ट के रूप में हो, एक ऐसे टीचर के रूप में हो जिसने हजारों बच्चों की जीवन को दिशा देने में एक अहम रोल अदा किया हो। वो विद्यार्थी जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, हम उनकी सफलता में अपनी भूमिका अदा कर सके, मैं एक ऐसे शिक्षक के रूप में अपने आप को देखता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। बल्कि मैं तो कहूंगी हमारे स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि आपकी ये शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमारे सर जो हैं भारतीय इतिहास के दौलत खान सर, राजस्थान के खान सर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सर, एक बात और कहना चाहूंगी, आपका अनुभव बहुत लंबा रहा, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आरएएस बनाया, एक बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन भी दिया है स्टूडेंट्स को। तो सर, आपके इस जो ये कोचिंग इंडस्ट्री वाली जो कोचिंग फील्ड है, जिसमें आपने एक लंबा समय दिया है, तो इसके साथ एक काम करते समय आपने जीवन को और समाज को किस रूप में देखा है? मैडम मैं तो ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति, चाहे आईएएस हो, चाहे किसी कोचिंग का संचालन कर रहा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसको जीवन में एक बात याद रखनी है कि जीवन जितना सरल हो उतना बेहतरीन होगा। और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिंदगी के सफर में सामान जितना कम होगा, सफर उतना ही आसान होगा। हमें किसी प्रकार की जटिलताओं को नहीं पालना है, हमें सरल रह के जीवन पालना है, और जमीन से जुड़े रहना है, जड़ों से जुड़े रहना है, समाज के साथ जुड़े रहना है। जो व्यक्ति समाज और परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, वही पेड़ वही हरे होते हैं मैडम जो अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। जो पेड़ जड़ से कट जाते हैं वो बहुत जल्दी सूख कर और सड़क का पत्ता बन जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं भी मैडम आज भी समाज के साथ, समाज के कोई भी इदारा जो समाज का चल रहा है उसमें मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। एक छोटी सी मैं उदाहरण देना चाहूंगा मैडम। हमने 2023 में बच्चियों के हॉस्टल का सपना देखा, और मेरे जैसे कई लोग उसमें शामिल हुए, मतलब एक छोटा सा पार्ट था उसका। हमने 5 करोड़ रुपए समाज से इकट्ठे करके, मैं उन तमाम भामाशाहों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे पे विश्वास किया। और मैडम 1 साल के भीतर हमने राजस्थान के एक उभरते हुए शहर सीकर के अंदर इकरा गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की, जो समाज का आज लड़कियों का सबसे बड़ा हॉस्टल है, जहां पर वर्तमान में 100 लड़कियां नीट, जेई और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। वहां पर हमने वो जो तमाम फैसिलिटी रखी है वो हाईएस्ट लेवल की 5 स्टार होटल जैसी वहां सुविधा रखी है, ताकि हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां जो है वो समाज की पढ़ सके, आगे बढ़ सके। और जब लड़कियां आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया सर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम सबके लिए भी गौरव की बात नहीं कि सर ने जो सोचा, और केवल इतने कम ड्यूरेशन में, महज 1 साल के अंतर्गत सर ने इस तरह की चीज की बच्चियों के लिए, तो ये सर बहुत बड़ी बात है। मैडम नहीं था उसमें, हमारे 100 लोग समाज के जुड़े हुए हैं,
और इस प्रकार के जो बड़े इदारे होते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होते हैं। जब समाज के सभी कदम मिलते हैं तो निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित होते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। आजकल सर देख रहे हैं कि एग्जाम्स को लेकर भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो सर आरएस प्रतियोगी परीक्षा और स्टूडेंट्स में आप किस तरह की समस्याओं को देख पा रहे हैं? रिसेंटली किस तरह की समस्याएं चल रही हैं? मैडम मेरा मानना है कि जिस समय हम तैयारी करते थे और जिस समय आज का विद्यार्थी तैयारी कर, समस्याएं सेम है, बस उसके रूप अलग अलग है। सिविल सेवा का प्रारूप उस समय भी वैसे ही था और आज भी वैसे है। पहले प्री मेंस इंटरव्यू होता था, आज भी प्री मेंस इंटरव्यू होता था। हमारे सामने मैडम सबसे बड़ा समस्या थी कि हमारे सामने रिसोर्सेज कम थे। तो ये हमारे सामने चुनौती थी कि हम उन रिसोर्सेज की पूर्ति कैसे करें। आज के विद्यार्थी के समक्ष चुनौती मैडम कि उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। वो मैटर जो है यूट्यूब से देख सकता है, टेलीग्राम पे देख सकता है, कोचिंग पे देख सकता है, किताब देख सकता है, नोट्स देख सकता है। अब इतने बड़े रिसोर्सेज में से वो अपने काम की चीज को कैसे निकाले और मैक्सिमम रिवीजन और मिनिमम रिसोर्सेज का पालन कैसे करे, ये उसके सामने एक चैलेंज है। नंबर 2, एक तय समय सीमा के अंदर वो अपने सिलेबस को कैसे पूरा करे। आरपीएससी की चूंकि अभी भी मैडम आरएस का शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो उस शेड्यूल फिक्स नहीं है तो इस स्थिति में वो कैसे अपने आप का धैर्य बनाकर रखते हुए वैकेंसी का इंतजार करते हुए अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे। आज मैडम उसके सामने फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाकर और उनके साथ रहते हुए वो अपनी तैयारी को कैसे जारी रखें। और आज के इस युग में हम कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, एक विद्यार्थी का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। वो सिटी में रहता है, उसको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो इस चैलेंज का सामना भी कैसे करे। और कई बार विद्यार्थी मैडम ऐसे भी होते हैं कि आर्थिक रूप से उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो उन चुनौतियों का कैसे सामना करें। तो ये चूंकि हमने सामना की, वो विद्यार्थी आज भी इनका सामना कर रहा है। जो इनसे बाहर निकलेगा, लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ, वो निश्चित रूप से एक दिन सफलता को नए रूप में स्थापित करेगा। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही है। सर आपको ये भी लगता है क्या कि इस तैयारी में, आरएस के एग्जाम की तैयारी में स्टूडेंट्स के लिए ये भी मायने रखता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? मैडम ये बात तो मैं हमेशा क्लास में कहता ही हूँ कि जब हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या एमए करते हैं तो वो एकेडमिक एग्जाम है, वहां क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की विशेषता होती है मैडम कि यहां पर 80% पर भी आप फेल हो सकते हो। और जब 80% पर आप फेल हो सकते हो तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है ये तभी होगा जब आपको एग्जैक्टली सिलेबस याद होगा। मैं तो यहां तक मानता हूं कि विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कहां कॉमा लगा हुआ है सिलेबस में, कहां फुल स्टॉप लगा हुआ है। यदि कोई विद्यार्थी तैयारी करते समय अपने पहले 7 दिन केवल उस सिलेबस पे दे दे, उस सिलेबस का पोस्टमार्टम कर दे, तो ये मान लीजिए 25% सफलता उसने प्राप्त कर ली, क्योंकि उसको इस बात का पता लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज भी हजारों विद्यार्थी मैडम ऐसे हैं जो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। जी सर। और मेरी कई विद्यार्थियों करने वाले के भी हैं। पेरेंट्स से बात हुई, कई विद्यार्थियों के पेरेंट्स ने कहा कि सर माँ को बेटो पढ़ना तो बहुत है, लेकिन पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो मैंने कहा कि ये पढ़ता बहुत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या पढ़ रहा है और इसको जी। क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इसने इस पर गौर कर लिया तो ये 1 वर्ष के भीतर ही सफलता को प्राप्त कर लेगा। जी सर, क्योंकि आजकल हम भी देख रहे हैं बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यस, और ये सफलता का एक मूल मंत्र है मैडम। और ये प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उससे क्या होगा कि प्री एग्जाम, जिसका नाम ही छंटनी परीक्षा है, तो वो तमाम मैटर अपने आप ही छंट जाएगा जो आपको नहीं पढ़ना है, तो आपकी तैयारी इजी गोइंग हो जाएगी वहां से। जी सर। सर एक बात और बताइए कि आरएस उत्कर्ष में आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एकेडमिक हेड भी हैं, तो सर आरएस उत्कर्ष यानी उत्कर्ष परिवार के साथ आपका सफर कैसा रहा? मैडम मुझे आज भी याद है कि इसी रूम में, इसी क्रोमा रूम में मेरी और आदरणीय निर्मल गहलोत सर की मुलाकात हुई और निर्मल सर ने मुझे ये कहा कि सर आपका लंबा अनुभव है सर, आप उत्कर्ष के साथ जुड़िए सर, आपको उत्कर्ष को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। मैं मैडम बताना चाहूंगा कि मेरे टोटल 23 साल के करियर के अंदर अगर मैं उत्कर्ष के साथ नहीं जुड़ता तो शायद कई चीजों से वंचित रह जाता।
मैंने निर्मल जी के साथ जुड़कर के टाइम मैनेजमेंट को और माइक्रो एनालिसिस करते हुए देखा, कई इनोवेशंस को देखा। जैसे विद्यार्थी के पास में 12 घंटे पहले टाइम टेबल का पहुंचना कि कल कौन सी क्लासेस होगी, ऐप पर मतलब ऑनलाइन ऐप पर और उत्कर्ष ऐप पर जितना बेहतरीन काम निर्मल जी ने किया है शायद किसी ने किया होगा राजस्थान के अंदर। इसीलिए ऑनलाइन में उत्कर्ष आज बहुत आगे है। मैंने उत्कर्ष से ही सीखा कि हमें उत्कर्ष को डिजिटल शिक्षा का पर्याय बनाना है। मैंने उत्कर्ष से ये सीखा कि किस प्रकार से हम मिनिमम चीजों के माध्यम से मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैडम, जब एक बेहतरीन फैकल्टीज का एक साथ मिलन होता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए नए आयाम स्थापित करता है। तो बहुत सारी चीजें मुझे उत्कर्ष परिवार से सीखने को मिली, जो आज मेरे भी काम आ रही हैं और विद्यार्थियों के काम में भी आ रही है। और हम आप देखते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस के अंदर चाणक्य की भी एक भूमिका है। प्रत्येक क्लासरूम में चाणक्य बनाया गया है। प्रत्येक क्लास में फीडबैक का 100% मैकेनिज्म बनाया गया है कि विद्यार्थी को अगर कहीं भी दिक्कत हो तो वो क्लास असिस्टेंट को कह सकता है, वहां से फैकल्टी को कह सकता है, हमारे सिटी हेड को कह सकता है। तो ऐसे अलग अलग चरणों में उसकी तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। उत्कर्ष मैडम वो संस्थान है जिसके माध्यम से मैंने ये भी सीखा कि चलती हुई क्लास के अंदर विद्यार्थियों के मध्य डिबेट भी कराना चाहिए। डिबेट से उनकी आंसर राइटिंग को और बेहतर किया जा सकता है। और एक इंटरव्यू का डर भी। और सबसे बड़ी बात मैडम, जैसे अब हम इंटरव्यू ले भी रहे हैं तो उत्कर्ष वो संस्थान, इससे मैंने सीखा कि फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का भी हमें इंटरव्यू लेना चाहिए। हम जब तक कोचिंग चला रहे थे हमने केवल सफल विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया, लेकिन उत्कर्ष वो संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों का फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का इंटरव्यू लेता है। मैडम, एक खूबसूरत बात और बताना चाहूंगा कि चूंकि उत्कर्ष में हर महीने में 4 टेस्ट होते हैं, वो हर कोचिंग में होते हैं, लेकिन उस 4 टेस्ट में कोचिंग के वो तमाम विद्यार्थी जिन्होंने अपनी अपनी क्लास में टॉप किया है उनके साथ यहाँ पर एक टॉप अप मीट होती है, जिसमें विद्यार्थियों के साथ हम महीने में एक बार भोजन करते हैं। और उस डिनर के माध्यम से ये पता लगता है कि हर विद्यार्थी, चूंकि वो हर विद्यार्थी जो क्लास टॉप करके आ रहा है वो अपनी क्लास का राजदूत भी होता है, तो उसके माध्यम से समस्याओं को जानने का मौका भी मिलता है और उस क्लास को और बेहतर किया जा सकता है। एक मैडम बहुत अच्छी बात मुझे लगी निर्मल जी की कि सर, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऐप हो और चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, हमें ये दृढ़ निश्चय करना है कि किसी भी हालत में विद्यार्थी की क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मुझे उत्कर्ष में मिली मैडम। बिल्कुल सर। और जैसे कहते हैं कि उत्कर्ष जो है नवाचारों के लिए जाना जाता है, तो सर उसमें आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने भी सर से बहुत कुछ सीखा है। सर ने सैकड़ों स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन के साथ साथ आरएस बनाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अंतिम रूप से सर एक बात और कहना चाहूंगी कि किस तरह से आप एक एस्पिरेंट के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये अत्यंत आवश्यक है? मैडम, एक तो मैं चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उसको एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमेशा स्टूडेंट बन के रहिए। और स्टूडेंट का मतलब होता है सतत मेहनत करने वाला, धैर्य रखने वाला और एक ऐसा जो जुनून से लड़ने वाला होता है। और मैं एक संदेश आपके माध्यम से कहना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग है ना, रखना ही है कदम तो आगे की ओर रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना, सपने देखना ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग है ना। मैडम, अगर इस पे उसने काम कर लिया तो निश्चित रूप से विद्यार्थी सफलता को प्राप्त करेगा। उम्मीद करते हैं कि सर की इन बातों से आप सभी ने बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर की इस जर्नी के पीछे कितनी दर्द भरी कहानियां छिपी हुई हैं। ऐसे ही तो, यूं ही तो दौलत खान सर नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही तो इतिहास के एक बहुत बड़े गुरु के रूप में ये नहीं जाने गए। इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर आज हमारे राजस्थान के खान सर के रूप में दौलत खान सर जाने जाते हैं। सर, एक बार पुनः आपको दिल से धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आपके आशीर्वाद, स्नेह और आपका जो भी मार्गदर्शन है स्टूडेंट्स के लिए, वो हमेशा हम सभी फैकल्टीज पर भी और सभी स्टूडेंट्स पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, उत्कर्ष का आभार।